नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल, गोला बाजार, गोरखपुर से। आज हम सभी लोग जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखित बाजार दर्शन नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। हम पहले वीडियो में देखते हैं कि जैनेन्द्र कुमार जी बाजार दर्शन के औचित्य के बारे में बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बाजार हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होता है। बाजार कहा जाता है बाजार मनुष्य के लिए बना है, और बाजार जो मनुष्य की आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं उनका संग्रह होता है, जिसमें मनुष्य अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन वस्तुओं को बाज़ार के माध्यम से खरीदारी करके वह अपने जीवन में उसका उपयोग करता है। लेकिन यह बाज़ार किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करती है, इसके बारे में जैनेन्द्र कुमार जी इसमें बताने का प्रयास करते हैं कि बाज़ार किस प्रकार से मानव जीवन को प्रभावित करती है, लाभान्वित करती है। साथ ही साथ बाज़ार मानव के व्यक्तिगत जीवन में को इस तरह से प्रभावित करती है जिससे मनुष्य बाज़ार के प्रलोभन में इस तरह से उलझता चला जाता है कि बाज़ार की ही वस्तुएं उसको मूक भाषा में यह बताने का प्रयास करती हैं कि मैं तुम्हारे घर की वस्तु हूँ, लेकिन मैं बाज़ार में पड़ी हुई हूँ और मुझे अपने घर ले चलने का प्रयास करो। और इस तरह से व्यक्ति बाज़ार की उन मूक वस्तुओं की भाषा के चंगुल में इस तरह सुलझता हुआ चला जाता है कि न चाहते हुए भी वह फजूल वस्तुओं को अपने घर का हिस्सा बना लेता है। कुछ दूसरी बात जैनेन्द्र कुमार जी ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि कुछ समझदार व्यक्ति होते हैं, संयमी व्यक्ति होते हैं, जो अपने धन को अपने अच्छे उद्देश्यों में लगाने का प्रयास करते हैं। भले ही वो दिखने में गरीब रहते हैं, लेकिन वह अपने अंदर से धन को इतना ज़्यादा इकट्ठा करते हैं कि मन उनका काफ़ी गर्वित होता है। लेकिन वहीं जो औरतें होती हैं, जैनेन्द्र कुमार जी औरतों की विशेषताओं का भी इसमें वर्णन करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं आदिकाल से ही यदि हम देखा जाए तो औरतें जो होती हैं पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करने में दक्ष होती हैं। और इस तरह से वह ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये जो औरतें होती हैं आदिकाल से लेकर भी इस समय तक भी वह पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी दक्ष होती हैं, उनका मुकाबला पुरुष नहीं कर सकते। औरतों का ये विश्वास होता है कि पैसे बहुत ज़्यादा हों तो क्या पड़ोसी हमारे बैंक अकाउंट में हमारे बैंक में जाकर देखने का प्रयास करेंगे। उनको दिखाने के लिए अच्छा सा मकान हो और मकान में खूब ज़्यादा सामान का ही संग्रह न हो तो पड़ोसियों के ऊपर हमारी धाक कैसे जम पाएगी। इस तरह से वह जिन वस्तुओं की आवश्यकता है घर पे उसको भी खरीद के लेके आती हैं, और जिन वस्तुओं की घर पे आवश्यकता नहीं है उसको भी खरीद के लाती हैं। उनका यह मानना है कि जितनी ज़्यादा वस्तुएं रहेंगी उतना ज़्यादा ही हमारा धनी होने का जो व्यक्तित्व है, परचेजिंग पावर यानी खरीदारी करने की जो क्षमता है वह हम समाज में स्थापित कर पाएंगे या लोगों को दिखा पाएंगे। फिर जैनेन्द्र कुमार जी दूसरे दोस्त के बारे में कहते हैं, भाई आप तो बाज़ार गए थे, दोपहर के समय गए थे और शाम हो गई लेकिन कुछ लेके नहीं आए। तो दूसरे दोस्त ने उनका तर्क क्या देते हैं, मैंने पूछा कहाँ रहे। फिर हमने पूछा कहाँ रहे, यहाँ से शुरू होता है आपका। बोले बाज़ार देखते रहे। मित्र बोले मैं तो बाज़ार देखता रहा। मैंने कहा बाज़ार को देखते क्या रहे, बाज़ार को क्या देखते रहे। तो बोले क्यों बाज़ार, मैं तो बाज़ार को देख रहा हूँ। कौन सी बाज़ार को। तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। लेकिन आप तो बाज़ार को देख रहे थे लेकिन लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ पर हाँ यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। मुझे बस यही समझ में नहीं आता था क्या नहीं लूँ। यानी बाज़ार की सभी वस्तुएं कैसी लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और मैं सोच रहा था सब वस्तुएं तो अच्छी हैं, सबको ले लेना चाहिए, लेकिन मैं सोच रहा था क्या नहीं लूँ। सभी कुछ तो लेने को
जी जी मतलब हृदय या मन चाहता था, होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। यदि हम कुछ ले लेते तो बाकी शेष को हम छोड़ देते, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन मैं तो कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका, इससे मैं कुछ भी ले नहीं सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। मित्र कह रहे हैं कि मैं लेना तो सब कुछ चाहता था, मैं यही चाहता था क्या छोड़ूं, इसलिए मैंने वस्तुओं का अपमान न हो तो मैंने कुछ भी नहीं लिया। पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। यदि आप घर से विश्वास करके, घर से योजना के साथ बाजार नहीं गए हैं कि हमें बाजार में इन वस्तुओं को लेना है, तो ऐसे स्थिति में आप को सभी बाजार की वस्तुएं घेर लेंगी और इस तरह से आप समझ नहीं पाएंगे किसे लें, और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, कहते हैं जयनंद कुमार जी, लेखक कहते हैं बाजार में एक जादू है। कौन सा जादू है? वह जादू आँख की राह काम करता है। आँखों के माध्यम से वह मतलब रास्ते से, आँखों के रास्ते से वह काम करता है, और इस तरह से वह रूप का जादू है, वह वस्तुओं के स्वरूप का जादू है, स्वभाव का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की मर्यादा है। जिस प्रकार से लोहे का या चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, उसी तरह से इस जादू की भी अपनी मर्यादा है। क्या मर्यादा है? जेब भरी हो तभी चलता है। कहते हैं बाजार का जादू कब चलता है? जब जेब भरी हो। जेब भरी मतलब जेब में रुपए हो और मन खाली हो। जेब भरी हो और मन खाली हो। मन खाली मतलब वस्तुओं की कोई योजना नहीं है। हम बाजार गए लेकिन कोई प्लान नहीं बनाए, कोई योजना नहीं बनाए, हमें यही वस्तुएं खरीदनी है, पैसा लेके चले गए, योजना नहीं बनाए, उसी को कहते हैं मन खाली हो। ऐसी हालत में जादू का असर, ऐसी हालत में जो जादू का असर है खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो। कहते हैं यदि जेब खाली हो और मन भरा भी न हो तो भी जादू चल जाएगा। यदि जेब खाली है, मन भरा न हो, यानी वस्तुएं लेने के लिए मन क्या हो? खाली हो, तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार के अनेक चीज़ों का निमंत्रण। यदि मन खाली है, योजना नहीं बनाए हैं कि हमें इन वस्तुओं को बस देखना, इन्हीं वस्तुओं को लेना है, तो ऐसे स्थिति में कहते हैं तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं कुछ उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला। कहते जेब खाली है, मन भरा है, और वस्तुएं इस तरह से आपको अपने वशीकरण में कर लेंगी, जैसे पैसे आपको आएंगे आप दौड़े दौड़े चले जाएंगे। पर यह सब जादू का असर है। कहते हैं मालूम होता है कि यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी की पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलन ही डालती। जब हम बाजार का जादू उतरता है तब हम जानते हैं कि फैंसी चीज़ें बहुत आरामदायक नहीं होती हैं। उसका जो जीवन होता है वह इस तरह से जो फैंसी वस्तुओं का जो जीवन होता है वह काफ़ी दीर्घायु और बहुत आरामदायक नहीं होता है। फिर थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है,
कुछ ने अभिमान की गिल्टी, और कुछ देर तक हमारे स्वाभिमान को ज़रूर थोड़ा सा ये मिल जाता है कि हमने इस फैंसी वस्तुओं का भी संग्रह कर लिया है, लेकिन यह धारणा काफ़ी देर तक रुक नहीं पाती और खुराक मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या हम जकड़ होगी। पर उस जादू की जकड़ से बचने का कहते हैं, पर उस बाजार की जादू के जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन लो। बाजार के जादू से हम एक ही प्रकार से बच सकते हैं, वह प्रकार है हम बाजार जाएं लेकिन हम खाली मन से न जाएं। अब खाली मन क्या होता है? खाली मन का अर्थ ये होता है कि बाजार जाते समय हम योजना बना के जाएं कि हमें इन वस्तुओं को बस लेना है। तो इस तरह से जब हम बाजार में जाएंगे तब हम उन्हीं वस्तुओं पर ही हमारा ध्यान जाएगा, अनावश्यक वस्तुओं पर ध्यान। मन खाली हो तो बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। कहते हैं यदि लूह में जाना हो, कहते हैं ना, लूह में जाना हो तो पानी पी कर जाना चाहिए। पानी भीतर को लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य उस चीज तरह से कहते हैं कि पानी भीतर होता है तो जो लू का प्रभाव होता है वह व्यर्थ हो जाता है। उसी तरह से यदि व्यक्ति के मन में वस्तुओं का एक समूह बन गया, या व्यक्ति सोच रहा हमें यही वस्तुएं लेनी है, तो जो बाजार की सभी वस्तुएं हैं वह सब क्या हो गई? उसके सामने बेकार हो गई। कहते हैं कि बाजार मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला रह जाएगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ कहते सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना जरूरी है कि मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। और शून्य क्या होता है? होने पर अधिकार बस परमात्मा का है। शून्य जो मन होता है वह उसका अधिकार किसका है? परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण से सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का विरोध कर लोगे पर झूठ है और कहते हैं मन शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य रहने का तो अधिकार परमात्मा का है। फिर आगे कहते हैं इच्छा निरोध अस्तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी। वैसे तप की राह कहाँ जाती है? रेगिस्तान को जाती होगी। मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना चढ़ता। ठाठ बाट देकर मन को बंद रख लेना वह क्या है? जड़ता है, जड़ है, बुद्धि है। लोभ का यह जीतना नहीं है। यहाँ जहाँ लोभ होता है यानी मन में वहाँ नकार हो। कहते हैं कि यदि हम नगण्य हो जाएं संसार की वस्तुओं को देखने के बाद तो यह तो जड़ता है। लोभ को जीतना यानी मन में वह नकार है। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनी कहो कि हम अपनी आँख ही फोड़ डालें तो बाजार का प्रभाव नहीं देते, निंदनीय कार्य है।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं? क्या आँख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? हम तो आँख बंद करके भी सपने देखते हैं, आँख खोल के भी सपने देखते हैं, तो क्या वो भी तो सपने हमारे चैन को भंग कर देते हैं? तो फिर हम आँख को बंद करके बाजार में क्यों जाएं? कहते हैं और आगे कहते हैं इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं और अकारत है। इससे मन को बंद करने का कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं वह अकारत है। यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। कहते हैं इसमें मन कुश के समान, अर्थात यदि हम जिद्दी बच्चे के समान कहें कि हमें यह वस्तु नहीं चाहिए, हम बाजार की वस्तुओं से अपने आप को विरक्त कर लें, अलग कर लें, तो योग नहीं है, यह तो हठ है। कहते हैं कि इससे मन कृश भले हो जाए पर और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इस तरह से हमें कभी भी जड़ता या नगरता की अवधारणा नहीं अपनानी चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? कहते हैं मन तो पूर्ण कब है? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया लेखक के द्वारा। वह मन पूर्ण कब है? हमें पूर्णता होती तो, यदि हमारी में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। कहते हैं कि परमात्मा शून्य है, हम तो महाशून्य हैं। यदि हमारे अंदर भिन्नता होती तो हम परमात्मा से भिन्न कैसे होते? अभिन्न नहीं होते। अपूर्ण हैं, इसी से तो हम हैं सच्चा ज्ञान सदा। हम अपूर्ण हैं, पूर्ण रहते तो परमात्मा रहते, अपूर्ण तभी तो मानव हैं। तो कहते हैं हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य नहीं होते। अपूर्ण हैं, इसी से हम हैं सच्चा ज्ञान सदा। इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा ज्ञान हमेशा हमारी अपूर्णता के बोध को हमें गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन माने पन की छूट मन को न हो, मन माने पन की छूट मन को न हो, अर्थात जो इच्छा ले वही करो। तो असामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, सामाजिक कुरीतियाँ भी कर सकते हैं, सामाजिक दुर्भावनाएं वासनाएं में भी मन को लिप्त कर सकते हैं। तो इसलिए मन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, आगे कहते हैं ये तो दूसरी बात कहते हैं, हमारे पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। भगत जी के नाम के एक महानुभाव हैं, किसके? लेखक के पड़ोस में रहते हैं। कहते हैं उनका नाम है भगत जी, चूरन बेचते हैं, उनका व्यवसाय है चूरन बेचने का। यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए, और चूरन बेचने का काम करते हुए न जाने कितने बरस हो गए। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। लेकिन एक दिन भी वह अपने चूरन से 6 आने से ज़्यादा पैसे की चूरन बेचकर नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है। चूरन उनका आसपास की जगहों पे सरनाम मतलब विख्यात है, और खुद खूब
लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, यदि थोड़ा सा व्यवसाय का गुड़ पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। उधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन। लेखक कहते हैं मैं उनको 10 वर्षों से चूरन बेचते हुए देख रहा हूँ। हाथों हाथ बिक जाता है, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते। कहते हैं वह चाहते तो थोड़ा सा व्यापार का गुण यदि उनके अंदर आ जाता तो आज मालामाल हो जाते। वह थोक भाव में भी अपने चूरन को नहीं बेचते, आर्डर भी नहीं लेते, पेशगी भी नहीं लेते। कहते हैं कि बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पोटी लेकर घर से बाहर हुए। बंधे निश्चित समय पर अपने घर से वह 6 आने की वह पोटरे लेकर वह अपने घर से बाहर निकले हुए कि नहीं कि देखते ही देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते। जैसे निकलते तैसे 6 आने के चूरन बिक जाते। लोग उनका चूरन लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहते। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुक्त बांट देते। कि बाकी चूरन भगत जी लोगों को मुक्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि कभी कोई उनको 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। और इस तरह से कहते हैं कि पैसे का रोग लगना। यहाँ पर कहते हैं कि भगत जी हैं जो चूरन बेचने वाले हैं, वह चूरन रोज 6 आने का बेचते हैं। ठीक, और इस तरह से उसके बाद से लोग उनके चूरन का इंतज़ार करते हैं, लंबी लंबी लाइन लगा के खड़े रहते हैं। व्यापारी कहते हैं थोक भाव में दे दीजिए, लेकिन भगत जी कभी थोक भाव में भी नहीं देते। कोई आर्डर भी नहीं लेते, कोई पेशगी भी नहीं लेते। 24 आने की जैसे चूरन बिके तैसे ही 25वें आने वह किसी से लेते भी नहीं। यदि वो ऐसा करते तो मालामाल हो गए होते। उनके अंदर व्यवसाय का यदि गुण पनप गया होता तो वह अपने चूरन से बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए होते। लेकिन वह उनके ऊपर बाजार का कोई जादू नहीं चलता। और इस तरह से वह कहते हैं कि उनके ऊपर बाजार का कोई जादू नहीं है। और इस तरह से भगत जी के विशेषताओं को लेखक इसमें बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही। अगले वीडियो में आपको हम पूरा बता देंगे।